हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीनियस हब एकेडमी पर। मैं विकास गुप्ता आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर क्लास 10 का फिजिक्स पढ़ा रहा था, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। बेटा, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने विद्युत धारा के तापीय प्रभाव में विद्युत ऊर्जा के बारे में और इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में पढ़ा था। और आज का हमारा जो टॉपिक है, जैसा आपको दिख भी रहा होगा, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव चैप्टर का ही नाम है। आज हमारा यही टॉपिक भी हम देखेंगे कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव होता क्या है, या जब किसी चालक तार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके अंदर ताप कैसे उत्पन्न हो जाता है या ताप बढ़ कैसे जाता है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट हुए स्टार्ट करते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास कोई चालक है, ये हमारे पास कोई क्या है, कंडक्टर है, कोई चालक है। और जैसे हम इसे एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं, किससे कनेक्ट करते हैं बेटा, एक बैटरी से। तो जैसे हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे, मान लो 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया, इसमें धारा कितनी गई, आई। तो आपको पता होता है किसी चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, किसी चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं तो जैसे हम वोल्टेज लगाते हैं तो वे मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करना चालू कर देते हैं। मान लो इसके अंदर क्या है बेटा, बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर ये चालक है तो इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन आते कहाँ से हैं, तो ये परमाणुओं से निकल करके आ जाते हैं। तो जब परमाणु, देखिए यहाँ से ध्यान समझिएगा, अगर ये आपका नाभिक है बेटा, क्या है, नाभिक है, और ये इसके चारों ओर कक्षाएं हैं। तो चारों ओर कक्षाएं जो होती है, इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मान लीजिए यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब ये एटम कैसा हो गया, धनावेशित। कैसा हो गया, धनावेशित। ये बात मैंने बहुत पहले बता रखी है। तो अब जैसे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो कुछ यहाँ पर धनायन बच जाते हैं। क्या बच जाते हैं, धनायन। जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं किसी एटम से तो वहाँ क्या बच जाते हैं, धनायन बच जाते हैं। क्योंकि भाई अगर ये चालक तार है कोई, तो आपको पता होगा एक चालक तार बहुत सारे एटम से मिलकर बना होता है। उसके अंदर एक परमाणु नहीं होते हैं, असंख्य परमाणु होते हैं। कितने परमाणु होते हैं, असंख्य परमाणु होते हैं, बहुत सारे परमाणु होते हैं। तो जब परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल जाते तो वो क्या हो जाता है, धनावेशित, धनायन बन जाता है। क्या बन जाता है, धनायन। अब ये धनायन यही अंदर रहेंगे। तो जब ये बैटरी लगाएंगे हम इस चालक तार के अंदर, तो जैसे बैटरी लगाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो है गति करना चालू कर देंगे। और जब गति करना चालू करेंगे तो ये किससे टकराएंगे, धनायनों से। किससे टकराएंगे, धनायनों से टकराएंगे। तो ये बताइए, जब आपका इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। गति क्यों किया, क्योंकि हमने एक वोल्टेज लगाया। वोल्टेज लगाने से इलेक्ट्रॉन क्या किया, गति किया। गति करने से कौन सी ऊर्जा आती है भाई, गतिज ऊर्जा। क्या आती है, गतिज ऊर्जा। तो अब ये इलेक्ट्रॉन जो गति कर रहे हैं, इसके पास कौन सी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा। जब ये दौड़ते हुए जाएगा, दौड़ते हुए मतलब गति करता हुआ जाएगा, तो किससे टकराएगा, इन धनायनों से टकराएगा। किससे टकराएगा, धनायन से, जो परमाणु बच गए रह गए हैं। तो जब इनसे टकराएगा तो अपनी गतिज ऊर्जा किसको ट्रांसफर कर देगा, धनायन को। जैसे आप कभी लोग क्या होते हैं, आप कभी अगर मतलब दौड़ते हुए कहीं जाते हैं, किसी से टकरा जाते हैं, तो आपकी जो ऊर्जा होती है वो कहाँ चली जाती है, जिससे टकराते उसमें आधी ऊर्जा उसमें ट्रांसफर हो जाती, आधी नहीं तो कुछ ऊर्जा तो आपकी उसके अंदर ट्रांसफर ही हो जाती है। वैसे ही जब ये इलेक्ट्रॉन गति करते हैं बेटा, तो इसके अंदर कौन होते हैं, धनायन होते हैं। धनायन कहाँ से आए, जिससे ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के गए, वही क्या बन गया, धनायन। तो उससे क्या करते हैं, टकराते हैं। और टकराने के बाद होता क्या है, टकराने के बाद ये अपनी गतिज ऊर्जा का कुछ भाग इन परमाणुओं को दे देते हैं, जिससे परमाणु भी गति करने लग जाते हैं। मान लो आप दौड़ रहे हो और एक बंदा सामने खड़ा हुआ है, आप उससे धक्का मारो, उससे टकराओगे, क्या वो कुछ दूर तक दौड़ेगा कि नहीं दौड़ेगा, दौड़ेगा ना। उसके अंदर थोड़ी बहुत ऊर्जा आएगी कि नहीं, गतिज ऊर्जा। वो ऊर्जा क्यों आई दौड़ने की, क्योंकि आपकी गतिज ऊर्जा उसमें ट्रांसफर हो गई। तो यही हाल यहाँ पे होता है, जब इलेक्ट्रॉन गति करता है और धनायन से टकराता है, तो जैसे धनायन से टकराता है तो इलेक्ट्रॉन कुछ गतिज ऊर्जा किसको दे देता है, धनायन को, और धनायन भी क्या हो जाता है, गति अवस्था में आ जाता है। इस प्रकार होने से
ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा लॉस होती है, और वो ऊर्जा किस रूप में निकलती है बेटा, बाहर ताप के रूप में निकल जाती है, जिसके फलस्वरूप ये पूरे चालक तार का क्या बढ़ जाता है, ताप बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, ताप। मेरी बात समझ, ताप क्यों बढ़ा। आप मुझे बताओ, कोई किसी से टकराएगा तो ऊर्जा ट्रांसफर होगी कि नहीं होगी, ऊर्जा ट्रांसफर होती है, तो डिपेंड करता है वो ऊर्जा किस रूप में निकलती है। तो यहाँ वो ऊर्जा किस रूप में निकलती है बेटा, उष्मा के रूप में, ताप के रूप में, जिसे हम क्या पढ़ते हैं, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पढ़ते। बात समझ में नहीं है। तो ये था विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। क्या था विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, जब किसी चालक तार में हम कोई सप्लाई जोड़ देते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गति करना चालू कर देता है। इलेक्ट्रॉन क्या करना चालू कर देता है, गति करना चालू कर देता है। और जैसे गति करना चालू कर देता है तो वो गति करता हुआ किससे टकराता है, धनायनों से टकराता है। धनायन को अपनी कुछ गतिज ऊर्जा दे देता है, जिससे धनायन भी क्या हो जाते हैं, गतिमान हो जाते हैं। और इसके फलस्वरूप पूरे चालक तार का ताप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। समझ में आएगी। तो विद्युत धारा के प्रवाह के कारण, विद्युत धारा के प्रवाह के कारण चालक के ताप में जो वृद्धि होती है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। बात समझ में। तो हम लिख लेते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है। विद्युत धारा का किसी चालक के, विद्युत धारा का किसी चालक में प्रवाहित होने पर ताप में हुई वृद्धि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। समझ में आई बात नहीं है। तो हमने क्या बोला, हमने बोला विद्युत धारा का किसी चालक में प्रवाहित होने पर ताप में हुई वृद्धि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता। तो जब याद रखना, जब किसी चालक तार के अंदर धारा प्रवाहित की जाएगी तो क्या बनेगा, वहां पे ताप, उष्मा बनेगी। क्या बनेगी, उष्मा। ये बात समझ में, ताप बनेगा। ताप क्यों आएगा, क्योंकि जब धारा प्रवाहित करोगे, धारा कब प्रवाहित करोगे, जब बैटरी लगाओगे। तो जैसे बैटरी लगाते हो तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, गतिमान हो जाते हैं। गतिमान होने की वजह से वो किससे टकराते हैं, नारायणों से। टक्कर से क्या निकलती है, वहां पे उष्मा पैदा होती है। क्या पैदा होती है, उष्मा। ना टकराते तो उष्मा पैदा नहीं होती। इस वजह से बेटा उष्मा पैदा होती है, और वो उष्मा पूरे चालक तार में बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। बात समझ में आई। आप लोग ये देखा भी होगा यार भाई, तार जलते क्यों, ये पता आपको, क्यों तार जल जाते हैं, तार गल करके टूट क्यों जाता है, क्योंकि उसमें निरंतर धारा प्रवाहित होती रहती है। जब कभी भी धारा बहुत ज़्यादा अमाउंट में बहने लग जाती है, क्या करने लग जाती है, जब धारा बहुत ज़्यादा अमाउंट में बहने लग जाती है तो धारा ज़्यादा बढ़ने की वजह से ताप बढ़ने लग जाता है। समझे बात को। और ताप बढ़ने से बेटा फिर प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, प्रतिरोध भी। और प्रतिरोध बढ़ेगा तो फिर ताप बढ़ेगा, और ताप बढ़ने से फिर क्या होगा, एक समय इतना गर्म हो जाएगा कि तार आपका टूट कर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, गल करके खत्म हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई। जो आप लोग देखते हो घरों में तार और आपका गर्म हो जाता है, वो क्यों हो जाता है, क्योंकि उसमें निरंतर धारा प्रवाहित होती रहती है। निरंतर धारा प्रवाहित होते रहने से क्या होगा, जब निरंतर धारा प्रवाहित होती रहेगी और कभी एक्सेस अमाउंट में धारा आ गई, बहुत अधिक मात्रा में धारा आ गई, तो क्या हो जाएगा, ताप बन जाएगा। ताप अधिक मात्रा में होगा, ताप अधिक मात्रा में होगा तो फिर प्रतिरोध बढ़ जाएगा, और फिर प्रतिरोध बढ़ेगा तो फिर ताप बढ़ेगा। तो इस प्रक्रिया में होते होते एक समय तार बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो टूट कर क्या हो जाता है, गिर जाता है, या तार गल करके टूट जाता है। समझ में आई बात नहीं है। तो धारा का तापीय प्रभाव समझ में आया। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है, विद्युत धारा का किसी चालक में प्रवाहित होने पर ताप में हुई वृद्धि क्या कहलाती है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। बात समझ में आई बेटा। यहाँ से फिर हम देखेंगे कि इस चालक तार में जो उत्पन्न उष्मा है, जो ताप है, उसकी मात्रा हम लोग कैसे निकालते हैं। तो हेडिंग डाले चालक में उत्पन्न उष्मा की माप। हेडिंग है अगला, चालक तार में, या चालक में लिख लो, चालक में उत्पन्न उष्मा की माप। उत्पन्न उष्मा की माप, उत्पन्न उष्मा की माप।
इसके बारे में हम लोग बेटा देखते हैं क्या होता है चालक में उत्पन्न ऊष्मा की माप के बारे में। देखिएगा जरा ध्यान सुनिएगा। चालक में उत्पन्न जो ऊष्मा की माप है बेटा वो हम लोग देखते हैं मेजरमेंट करते हैं कैलोरी से। किससे करते हैं? कैलोरी में। किसमें करते हैं? कैलोरी में। तो यहाँ पे जो कैलोरी में होता है वो ये होता है, मैं आपको बता दूं। देखिए इसमें मैं लिखने जा रहा हूँ, यदि किसी चालक तार में, मैं लिखने जा रहा हूँ, यदि किसी चालक तार में, यदि किसी चालक तार में, यदि किसी चालक तार में धारा आई व, ऐसे लिख लो, चालक तार में प्रवाहित न लिखो, चालक तार में चालक तार का प्रतिरोध R, चालक तार का प्रतिरोध R तथा वोल्टेज V है और I एम्पियर की धारा, I एम्पियर की धारा T समय के लिए, T समय के लिए प्रवाहित हो रहा हो, प्रवाहित हो रहा है, तब चालक में उत्पन्न ऊष्मा H बराबर होता है बेटा क्या? VIT। और जब इसको हम बेटा डिवाइड कर देते हैं 4.2 से तो ये बन जाता है किसमें? कैलोरी में। किसमें बन जाता है? अगर 4.2 से डिवाइड नहीं करेंगे तो किसमें रहेगा? जूल में। किसमें रहेगा? जूल में। और अगर हम 4.2 से डिवाइड कर देते तो किससे बदल जाता है? कैलोरी में। समझ में आई बात ने? जितना भी जूल में आता है, अगर आपने जूल को कैलोरी में बदलना है तो किससे डिवाइड करोगे? 4.2 से। तो याद रखना, अभी पहले इतना आप समझ लीजिए कि जूल में था तो हमने किसमें बदल दिया? कैलोरी में। तो जूल में अगर कोई है ऊर्जा, व्यय ऊर्जा या ऊष्मा है, उसे कैलोरी में आपको बदलना तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 4.2 से। कितने से? 4.2 से। बात समझ में नहीं है? तो इस प्रकार से आपको समझ में आ जाना चाहिए। समझ में आया बात नहीं है? तो यहाँ से आप चाहे देख भी सकते हैं। पहले इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। इतना नोट करिए आप लोग। एक रिलेशन होता है, उसको भी लिख लीजिएगा। एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल। एक कैलोरी बराबर कितना था बेटा? 4.2 जूल। समझ में आया? एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल। मैं सही से लिख देता हूँ। एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल। ये बात याद रखिएगा। एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल। आप लोग इतना नोट करिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ, फिर देखते हैं क्या क्या करना है। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा सा बात करेंगे। अभी तक हमने देखा क्या बेटा? हमने ये देखा कि जो भी व्यय विद्युत ऊर्जा है, व्यय विद्युत ऊर्जा, हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। व्यय विद्युत ऊर्जा किसमें आई थी बाबू? VIT जूल में। किसमें आई थी? VIT पढ़ाया था ना। व्यय विद्युत ऊर्जा क्या होती है? W बराबर VIT। और यही जो ऊर्जा व्यय होती है, यही व्यय ऊर्जा ऊष्मा के रूप में बाहर आती है, ऊष्मा के रूप में निकलती है। जो ऊर्जा व्यय होती है वही किसके रूप में निकलती है? ऊष्मा के रूप में। ऊष्मा बोले तो अंग्रेजी में हीट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हीट। तो इसलिए ऊष्मा को हम किससे प्रदर्शित करेंगे? H से। किससे प्रदर्शित करेंगे? H से। तो H बराबर हो जाएगा VIT जूल। VIT जूल।
लेकिन अभी हमने बताया उष्मा को हम लोग किस में मापेंगे, कैलोरी में। किस में मापेंगे, कैलोरी में। तो लिखेंगे हम जानते हैं एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल। तो यहाँ से बताओ 1 जूल बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 1 जूल बराबर हो जाएगा 1/4.2 कैलोरी। 4.2 कैलोरी कितना हो जाएगा बेटा आपका, 1 जूल बराबर 1/4.2 कैलोरी। इस बात को जरा समझो आप लोग। अगर बेटा ये जूल है तो जूल से कहाँ जाना है, कैलोरी में। तो किससे भाग करना पड़ रहा है, 4.2 से। तो ये भी कहाँ है, जूल में है। हमने बताया उष्मा किस में होती है, कैलोरी में हम मापते हैं। तो इस उष्मा जूल को हमें किस में ले आना है, कैलोरी में। तो लिखेंगे तब उत्पन्न उष्मा की माप, तब उष्मा H बराबर कितना हो जाएगा बेटा, VIT बटे 4.2। अब ये जूल से कहाँ गया, कैलोरी में। कहाँ गया, मेरी बात समझ में आई बेटा। इस वाले चैप्टर से न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आंकिक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इस वाले बात को बड़े ध्यान से आप लोग सुनिएगा। इसके बाद अभी ये किसके पदों में है, जरा ध्यान से देखना। V क्या होता है बेटा, वोल्टेज। I क्या होता है, धारा। T क्या होता है, समय। तो ये किस रूप में है, वोल्टेज और धारा के रूप में है, वोल्टेज और धारा के पदों में। मान लो कोई हमें दे जब वोल्टेज और धारा के पदों में ना दिया हो तो कैसे निकालोगे, तो उसका एक अलग हम फार्मूला पढ़ते, जरा देखिएगा। अब की बार लिखेंगे हम लोग किसके बराबर, वोल्टेज व प्रतिरोध के पदों में। वोल्टेज व प्रतिरोध के पदों में। तो मतलब क्या, किस में निकालना मेरे भाई, वोल्टेज निकालना और प्रतिरोध। मतलब आई हमें हटाना पड़ेगा ना, और ओम के नियमानुसार क्या पढ़े हो, I बराबर V/R। I बराबर V/R। अब यही V/R बेटा यहाँ I की जगह रख दो, तो लिखो H बराबर V इंटू आई की जगह क्या लिखोगे, V/R और इंटू T बटे 4.2। तो H बराबर क्या आ जाएगा, V का गुणा V में करो तो V² T और बटे R का गुणा इसमें कर दो तो R इंटू 4.2। तो ये आपका हो जाएगा बाबू क्या हो, या 4.2R। तो ये इस तरीके से हो गया किसमें, वोल्टेज व प्रतिरोध के पदों में। मेरी बात समझ में आई। अब यहाँ पर ये फार्मूला कब आप लगाओगे, जब आपको किसी परिपथ का वोल्टेज दिया होगा, प्रतिरोध दिया होगा और समय। तो ये फार्मूला आप लगा दोगे तो क्या निकल जाएगा, उस चालक तार में या उस चीज में उत्पन्न उष्मा। समझ में आई। और ये फार्मूला कब लगेगा, जब वोल्टेज दिया होगा और धारा दिया होगा। वोल्टेज और धारा दिया होगा तब उत्पन्न उष्मा की माप निकालनी होगी, तो ये वाला फार्मूला लगा दोगे। समझ गए बात। मान लो तीसरा किस में हो सकता है भाई, तीसरा आपका देख लेते हैं। ये तो आपका पहला हो गया उत्पन्न उष्मा, ये हो गया आपका दूसरा, और अपनी बार कौन सा है, तीसरा। कौन सा है, तीसरा। तीसरा की हम बात करते हैं, मान लो वोल्टेज ना दिया हो, क्या ना दिया हो, वोल्टेज। तो लिखेंगे धारा व प्रतिरोध के पदों में, धारा व प्रतिरोध के पदों में उष्मा। प्रतिरोध के पदों में उष्मा क्या होगी भाई, जरा देखते हैं। H बराबर, अब किसमें चाहिए, धारा व प्रतिरोध के पदों में। किसमें चाहिए, धारा व प्रतिरोध के पदों में। तो धारा कहाँ है बाबू, ये धारा है। वोल्टेज तो हमें चाहिए नहीं, तो वोल्टेज को हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो V बराबर हमने क्या पढ़ा है, V बराबर पढ़ा है I इंटू R, ठीक है ना। तो V की हम क्या रख देंगे, I इंटू R। तो H बराबर क्या हो जाएगा, V का मान रखो I इंटू R और इंटू क्या, I इंटू T, ये पहले से है, बटे 4.2। तो H बराबर कितना हो जाएगा, I का गुणा में करो तो I स्क्वायर हो जाएगा ना, और इंटू R और इंटू T बटे 4.2। ये किस में हो जाएगा, कैलोरी में। बात समझ में आई, कोई दिक्कत वाली बात है बेटा यहाँ पे। तो हमने देखा जो इसके पदों में आया वो फार्मूला क्या आया, H बराबर I स्क्वायर RT बटे 4.2। ये आपका क्या आ गया, उत्पन्न उष्मा। किसके पदों में, धारा व प्रतिरोध के पदों में।
और इसी वाले फार्मूले को बेटा हम लोग कहते हैं जूल का नियम। क्या कहते हैं? जूल का नियम। अभी हम आपको पढ़ाएंगे जूल का नियम। बात समझ में आई नहीं आई? तो इस तरीके से हमने आपको कुछ फार्मूले बता दिए विद्युत धारा के तापीय प्रभाव में। इसके पहले भी कुछ फार्मूले हमने पढ़ा था। देखो अब मेरी बात समझना ध्यान से। हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस वाले चैप्टर से आपसे आंकिक प्रश्न पूछेगा। क्या पूछेगा? आंकिक प्रश्न। आपसे नहीं पूछेगा विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या था, बहुत कम पूछा जाता है। अगर इनफैक्ट पूछ भी ले तो आप विद्युत धारा का तापीय प्रभाव लिख भी सकते हैं। क्या लिखोगे? कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक तार में ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, उस चालक तार में ताप में हुई वृद्धि क्या कहलाती है? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। आज से पूछ लेगा विद्युत ऊर्जा क्या होती है, तो क्या बोलोगे? जब किसी चालक तार में V वोल्ट की सप्लाई I एम्पियर की धारा T समय के लिए प्रवाहित होती है तो चालक तार में व्यय विद्युत ऊर्जा W बराबर VIT जूल होती है। बड़े आसानी से लो, वीडियो में मैंने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा रखा है, आप उसे जा करके देख लीजिए। इसका पहला लेक्चर जो है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, पहला लेक्चर आप उसमें पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे ढंग से पता चल जाएगा कि विद्युत ऊर्जा क्या होती है। तो आज हमने विद्युत धारा का तापीय प्रभाव में तापीय प्रभाव क्या था वो हमने डिस्कस किया और उससे रिलेटेड सारी बात हमने यहाँ लिखी और हमने सारे फार्मूले पढ़े। कोई दिक्कत वाली बात बाबू? कोई समस्या किसी को? तो अगर व्यय ऊर्जा निकालने के लिए बोलेगा तो आप क्या निकालोगे? ये सारे फार्मूले आप लगा सकते हो। अगर उसी को कैलोरी में बदलना है तो 4.2 से डिवाइड कर दोगे। किससे? 4.2 से। मेरी बात समझ में आई? तो ये था बाबू आपका सारे फार्मूले जो आपके विद्युत धारा तापीय प्रभाव पूछे जाएंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जूल का नियम, फिर उसके बाद जूल का नियम पढ़ने के बाद हम लोग करेंगे कुछ न्यूमेरिकल और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विद्युत सामर्थ्य। ठीक है ना? तो पहले आप लोग इतना नोट करिए, फिर बढ़ते हैं हम अगली तरफ। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं बाबू, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है जूल का नियम या जिसे कहते हैं ऊष्मा का नियम। दोनों बात एक ही है, या तो आप कहिए जूल का नियम या कहिए ऊष्मा का नियम। ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, पूछ लेगा कि जूल के नियम को समझाइए या ऊष्मा के नियम को समझाइए। तो क्या होता है जरा देखते हैं। हमने अभी फार्मूला पढ़ा बाबू, H बराबर क्या होता है? I स्क्वायर RT। H बराबर क्या होता है? I स्क्वायर RT। ठीक है भैया? जब H बराबर होता है I स्क्वायर RT तो जरा यहाँ देखिएगा, H क्या है बाबू? ऊष्मा है, ऊष्मा है। I क्या है? धारा है। R क्या है बेटा? प्रतिरोध है। और T क्या है? समय है। तो ये जो ऊष्मा है ना, ये धारा के वर्ग के क्या है? समानुपाती है। जो आमने सामने होते हैं क्या कहलाते हैं? समानुपाती। मैंने बहुत बार बताया है, जो आमने सामने होते हैं क्या कहलाते हैं? समानुपाती। और जब एक ऊपर हो और एक नीचे हो, जैसे देखो R बराबर अगर मैंने लिख दिया बेटा V/I, तो ये दोनों तो आमने सामने क्या हो जाएंगे? समानुपाती। लेकिन ये दोनों क्या है? व्युत क्रमानुपाती। समझ में बात नहीं आई? तो जो आमने सामने, इसमें देखो कोई व्युत क्रमानुपाती है नहीं है। तो इसमें जो ऊष्मा है, H क्या है? ऊष्मा है ना, ये ऊष्मा धारा के वर्ग के समानुपाती है। बात समझ में आई? जूल का नियम में पहला नियम क्या कहेगा? किसी चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा, किसी चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। लेकिन ध्यान रहे उस कंडीशन में R और T क्या होने चाहिए? स्थिर होने चाहिए। R और T बदलना नहीं चाहिए। मेरी बात समझ में आई बाबू? तो पहला नियम जूल के नियम में क्या लिखेंगे हम लोग? पहला नियम लिखेंगे चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा, चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा धारा के वर्ग के क्या है? समानुपाती होता है। धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। इसे लिखते कैसे बेटा? H। ऊष्मा को कैसे लिखेंगे? H। असमानुपाती के लिए ऐसे लगाएंगे, किसके समानुपाती है? धारा के वर्ग के। मतलब ये हो गया धारा और फिर क्या करना में? वर्ग। बात समझ में आई? जूल का पहला नियम, कोई दिक्कत वाली बात बाबू? दूसरा नियम देखो क्या है? चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा चालक तार के प्रतिरोध के क्या है? समानुपाती। यहाँ कोई वर्ग है क्या? नहीं है। तो सीधे क्या बोलोगे? किसी चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा चालक तार के प्रतिरोध के क्या होती है? समानुपाती होती है। तो अगला हम पॉइंट लिखेंगे
किसी चालक तार में उत्पन्न उष्मा या चालक तार में उत्पन्न उष्मा चालक तार के प्रतिरोध के समानुपाती होती है। कैसे लिखोगे? चालक तार में उत्पन्न उष्मा को किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? H से। समानुपाती के लिए कैसे बनाएंगे? ऐसे। किसके है? प्रतिरोध के, तो क्या लिख देंगे? R। ये बात समझ में आई बाबू? ये दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम क्या है? चालक तार में उत्पन्न उष्मा किस पे निर्भर कर रही है? समय पर। और कैसा संबंध है? समानुपाती का। कैसा है? समानुपाती का है ना, इसमें भी कोई वर्ग तो है नहीं ना, तो सीधे लिखेंगे किसी चालक तार में उत्पन्न उष्मा समय के समानुपाती होती है। समझ में बात नहीं है तो क्या लिखेंगे अगला? चालक तार में उत्पन्न उष्मा चालक में बहने वाली धारा के, या ऐसे लिख लो, किसी चालक तार में उत्पन्न उष्मा समय के समानुपाती होती है। समानुपाती होती है। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या है? चालक तार में उत्पन्न उष्मा H हो जाएगा। समानुपाती के लिए ऐसे बनाओगे, किसके समानुपाती है? समय के। अब बात समझ में आई बेटा आप लोगों को? ये आपको क्या जूल का नियम स्पष्ट हुआ? जूल का नियम में कोई दिक्कत? फार्मूला क्या है जूल से? H बराबर I² RT। अच्छा बताओ, ये जूल में है या कैलोरी में? तुम बताओ, जूल में या कैलोरी में? अभी ये जूल में बेटा। हाँ, अगर मुझे कैलोरी में ले जाना होगा तो क्या करेंगे? 4.2 से भाग करेंगे। तो अभी ये किस में है बेटा? जूल में। बात समझ में आई मेरी? तो हमने क्या बोला? जूल का नियम क्या कहलाता है? तो हमने जूल का नियम क्या कहलाता है? जूल का नियम ये कहता है, देखो ये चालक तार में क्या है? उष्मा है। अब ये उष्मा जब आमने सामने होती है तो समानुपाती को दर्शाते हैं। किसको दर्शाती है? समानुपाती। क्या ये सभी आमने सामने है? तो इसमें कौन सा संबंध होगा? समानुपाती का। कौन सा होगा? तो देखा जाए तो ये जो उष्मा है ये किसके समानुपाती है? धारा के वर्ग के। तो किसी चालक तार में उत्पन्न उष्मा धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। पहला नियम समझ में आया। फिर यही उष्मा, लेकिन एक बात और याद रहे, यहाँ लिखना भूल गया, समानुपाती होती है, लेकिन एक कंडीशन ये भी लिख लेना, R और T स्थिर हो। यदि R व T स्थिर हो, मतलब इनका मान बदलना नहीं चाहिए, तभी ये काम होगा। नहीं तो एक बात बताओ, क्या H का मान R और T पर डिपेंड नहीं कर रहा है? निर्भर कर रहा है ना। अगर आप इसमें समानुपाती का देख रहे हो कि ये समानुपाती धारा के वर्ग के, लेकिन साथ साथ ये भी बदल रहा है, तो इसके मान में फर्क नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना। इस वजह से ध्यान रहे कि बाबू जब भी इसके समानुपाती होगा तो इन दोनों को क्या होना चाहिए? स्थिर होना। ऐसे इसमें क्या है? R के समानुपाती है ना, तो कौन कौन स्थिर होना चाहिए? I और T। यहाँ लिखोगे यदि I व T स्थिर हो। बात समझ में आई नहीं? यहाँ पे किससे समानुपाती बेटा? T के। तो यहाँ I और R स्थिर होना चाहिए, तो लिखोगे यदि I व R स्थिर हो। तो ये पूरा कंप्लीट आपका क्या कहलाता है? जूल का नियम। बताओ समझ में आया या नहीं? कोई दिक्कत वाली बात? बेटा बहुत बार पूछा गया जूल का नियम, तो आप इसे बहुत अच्छे ढंग से सीख लिए। कोई दिक्कत वाली बात? चलिए आप इसे इतना नोट करिए, फिर बढ़ते में 1-2 न्यूमेरिकल करेंगे, फिर उसके बाद मस्त से चलेंगे आगे, वेदो सामर्थ्य पढ़ेंगे। चलिए बेटा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हमारा जो अगला आंकिक प्रश्न है, जिसे हमें सॉल्व करना आपको बोर्ड पे दिख भी रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है 42 वोल्ट तथा 0.5 एम्पियर के बल्ब से
प्रति सेकेंड कितने कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो याद रखो सबसे पहले हम करेंगे क्या, दिया है लिखेंगे। क्या लिखेंगे, दिया है बेटा। तो दिया है लिखने से हमारा सारा काम आसान हो जाता। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे बेटा, दिया है। क्या क्या दिया है, ये वोल्ट किसका मात्रक होता है, विभव का। तो V बराबर दिया है बेटा आपका 42 वोल्ट। क्या दिया है, V बराबर 42 वोल्ट। एम्पियर किसका मात्रक होता है, धारा का। तो धारा का मान कितना दे रखा है, धारा को प्रदर्शित करते I से, I बराबर दे रखा है बेटा 0.5 एम्पियर। और प्रति सेकेंड का मतलब होता है समय का मान 1 सेकेंड। प्रति सेकेंड का मतलब क्या होता है, 1 सेकेंड। तो समय t बराबर दिया है बेटा आपका 1 सेकेंड। और आपसे पूछा है कि कितने कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो पहली बात तो देखो दिया क्या है बेटा, V दिया है, I दिया है और T दिया है। क्या दिया है, V दिया है, I दिया और T। और मैंने बताया था जब V दिया हो, I दिया हो, T दिया हो तब फार्मूला क्या लगाते, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपको बता रखा है। तो लिखेंगे क्या, बल्ब से प्रति सेकेंड उत्पन्न उष्मा H बराबर, हमने आपको बताया था क्या होता है बेटा, H बराबर VIT। जब V दिया हो, I दिया तो T दिया तो फार्मूला कौन सा लगाएंगे, VIT। लेकिन इसमें बेटा कैलोरी में पूछा है। किससे पूछा है, कैलोरी में। तो ये किस में आएगा, जूल में। तो जूल से किस में डिवाइड करना है, कैलोरी में करना है। तो हम किससे क्या करेंगे, 4.2 से क्या कर देंगे बेटा, डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, कैलोरी। ये आपका हो गया बेटा कैलोरी। तो यहाँ से लिखेंगे H बराबर V का मान कितना दिया बेटा, 42 गुणे I का मान कितना दे रखा है, 0.5 गुणे T का मान कितना दे रखा है, 1 और बटे 4.2। देखो एक अंक पे दशमलव यहाँ है बेटा और एक अंक पे दशमलव यहाँ, तो एक अंक दशमलव हट जाएगा तो कितना बचेगा, 5 और ये गुणे 1 और नीचे से भी एक दशमलव हट जाएगा, हो जाएगा 42। तो 42 से बेटा 42 कटेगा तो H बराबर आ जाएगा 5 कैलोरी। H बराबर कितना आएगा बेटा, 5 कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होगी। बात समझ में आई। तो इस प्रकार से ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक चालक तार का प्रतिरोध 10 ओम है। कितना है बेटा, 10 ओम। चालक में 10 सेकंड में 15 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही। चालक में 10 सेकंड में कितने एम्पियर की धारा, 15 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। तो चालक में उत्पन्न ऊष्मा का मान कैलोरी में क्या होगा। तो यहाँ भी कैलोरी में पूछा है बेटा। तो इसके पहले हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में देखेंगे क्या होगा। तो सबसे पहले बेटा सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है। क्या क्या दिया है, देखिए चालक तार का प्रतिरोध दिया है। प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, R से। तो R बराबर दिया है 10 ओम। चालक में 10 सेकेंड में, सेकेंड किसका मात्रक होता है, समय का। तो समय दिया है, समय को प्रदर्शित करते हैं T से। तो T बराबर दिया है बेटा आपका 10 सेकेंड। 15 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। तो ये क्या दिया हुआ है बाबू आपका, धारा। क्या दिया हुआ, धारा I बराबर कितना है, 15 एम्पियर। तो आपसे पूछा है चालक उत्पन्न ऊष्मा का मान कैलोरी में ज्ञात कीजिए। इसका मतलब H का मान पूछा है, वो भी कैलोरी में। तो मैंने कहा था जब I दिया हो, T दिया हो, R दिया हो तो H बराबर कौन सा फार्मूला लगाते हैं। H बराबर बेटा होता I² RT। होता है कि नहीं होता है। अभी मैंने इसके पहले बताया कि जब IRT हो तो फार्मूला क्या होता है, I² RT। किस में निकालना है बेटा, कैलोरी में। अभी किस में है, जूल में। तो कैलोरी में बदलने के लिए क्या करेंगे, 4.2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से H बराबर क्या हो जाएगा, I का मान कितना बेटा, I बराबर दिया 15 तो हो जाएगा 15 का स्क्वायर गुणे R का मान कितना है 10, समय का मान कितना है बेटा 10 और बटे 4.2। तो H बराबर 15 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा बाबू, 225 गुणे 10 करो कितना हो जाएगा 100
अब बेटा इसको बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 4.2 से ऊपर नीचे 10 से ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, गुणा। तो कितना हो जाएगा जरा बताइए, h बराबर 225 गुणे 100 गुणे 10 और बटे 42, 4.2 का गुणा 10 में करो कितना हो जाएगा 42। तो इसे 3 से काट दो, 3 एक कम 3 और 3 चौक 12, 14 3 इसे 3 से काटो, 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15 हो जाएगा बाबू। अब यहाँ हम भाग कर देते हैं, 75 में 14 का भाग करो। तो यहाँ देखो मैं कह दे रहा हूँ 75 में 14 का भाग, 14 पचे 70, बेटा कितना आया 5.0, 14 तिया 42, बेटा बचा आपका 8 80, फिर कितना हो जाएगा 14 पचे 70, तो ये हो जाएगा आपका कितना 10। तो आ गया आपका कितना, इधर देख लेते हैं, यच बराबर बेटा आपका आ गया 75 गुणे 100 गुणे 10 करो कितना हो जाएगा बेटा 1000 और बटे कितना है 14। तो जब हमने 75 में 14 का भाग दिया कितना आया 5.35 और गुणे 1000, और बेटा 1000 को हम क्या लिख सकते हैं 5.35 गुणे 10 की घात 3 कैलोरी। ये बात समझ में आई कि नहीं है, यहाँ 5350 कैलोरी कह सकते हैं। बात बताओ समझ में आया है नहीं आया। तो इस तरीके से एच का मान आ गया 5.35 कैलोरी। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी बेटा। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। या 2 क्वेश्चन हमने आपको आज करवा दिए हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। जैसे ही आपको इससे और क्वेश्चन करवाएंगे, इसे और भी न्यूमेरिकल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो और आपको कोई प्रॉब्लम्स ना हो क्वेश्चन करने में। तो आज के लिए बस इतना ही बेटा, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। आज के लिए थैंक यू सो मच।